सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 4 को आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है नन्हा फनकार। बच्चों, नन्हा फनकार का मतलब होता है छोटा सा कारीगर। अब यहाँ पे छोटा कारीगर किसे कहा गया है, आइए हम पाठ को पढ़ते हैं, उसमें हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। लड़की ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। बच्चों, वह बालक किसी काम को कर रहा है। काम क्या है? वह पत्थर पर छेनी हथौड़े से कुछ नक्काशी कर रहा है। नक्काशी जानते हैं आप? नक्काशी होती है पत्थर पर कोई भी आकृति उकेरना, और वह अपने काम में बिल्कुल व्यस्त है। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव भरता, उससे पत्थर की किरंचे छितरा जाती। किरंचे होती हैं पत्थर के छोटे छोटे कण, और वह आंखें सिकोड़ लेता। आंखें सिकोड़ लेता यानी आंखें बंद कर लेना। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संग तराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे, यानी वह अपने काम में अकेला नहीं है, उसके आसपास भी कोई और कार्य कर रहे हैं। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता की एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरें वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। बच्चों, जिस बालक की हम बात कर रहे हैं वो केशव है, और वह अभी 10 साल का है। वह अपने पिता के साथ इस कार्य को करता है और अपने पिता से ही वह इस कार्य को सीख रहा है, और उसने इस काम को सीख भी लिया है। बस थोड़ी सी उसे परेशानी घंटियां उकेरने में आती है, लेकिन फिर भी उसे धैर्य है, विश्वास है कि एक दिन वह इस काम पर भी विजय प्राप्त कर लेगा। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यहीं काम मिल गया। यानी जब वह पैदा भी नहीं हुआ, उसके माता पिता गुजरात से आ गए थे और आगरा में ही बस गए थे, क्योंकि उस समय आगरा के जो बादशाह थे वो अकबर थे, और वे आगरा के किले का निर्माण करवा रहे थे। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर थी। केशव तो कभी गुजरात गया ही नहीं, क्योंकि उसका जन्म आगरा में ही हुआ। उसे आगरा की गलियां ही पता है और वह इन सबको ही जानता है। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी सुनाई ना पड़ी। यानी केशव अपने काम में इतना व्यस्त है, उसके आसपास इतनी आवाज हो रही है कि उसे यही नहीं पता चला कि कोई आ रहा है। इसीलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। आवाज क्या थी? आवाज थी, माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई है? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियां बनाई है। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थरों को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। तल्खी होता है गुस्से में, झुंझुलाकर। दिखता तो है
पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो तुम काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मंझोला। मंझोला होता है न ज्यादा लंबा और ना ही ज्यादा छोटा। वह सफेद अंगरखा होता है जो ऊपर पहना जाता है शरीर के, और पाजामा पहने हुए था। उसके लंबे लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। उस व्यक्ति ने लाल रंग की पगड़ी पहने हुए थी। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकती हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काम काफी बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर, माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम करी ने। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। बच्चों, जब केशव को यह पता चला कि ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, ये तो बड़े व्यक्ति हैं, यह तो बादशाह अकबर है, तभी वह बदहवास हो गया। बदहवास हो जाना, होपलेस हो जाना। उसे यही नहीं पता चल पाया कि उसके हाथ में कुछ है। उसके हाथ में छनी थी, छेनी उसके हाथ से छूट गई। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कतार नजरों से अकबर को देखने लगा। यानी अब केशव को बिल्कुल विश्वास हो गया कि यह बादशाह अकबर हैं और अब वह माफी भी मांगना चाहता है। इसलिए उसने नजर को नीचे किया, छोटी छोटी आंखें बना ली और बादशाह अकबर को सलाम करते हुए, प्रणाम करते हुए उनसे माफी मांगने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली ना लगी। उन्होंने खिसकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था। असमंजस होता है कि जब हम कोई निर्णय नहीं ले पाते कि उसे क्या करना चाहिए, वापिस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका भी अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर वह अब डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। यानी प्यारे बच्चों, अकबर अब उसे देखकर प्यार से मुस्कुरा रहे थे, इसलिए केशव के अंदर से डर निकल गया था। आगे देखते हुए क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज में पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा और उनकी छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। उल्टे पांव लौट आना बच्चों, वापिस आ जाना। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब काम करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा।
कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अकबर। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। केशव सकपका गया। सकपका हो जाना यानी हड़बड़ा जाना। आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियां ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? यानी अकबर कह रहे हैं कि केशव, मैंने अभी पिछले ही हफ्ते में किसी की सहायता की है। मैंने किसी की मिट्टी के डलिया को उठाने में उसकी सहायता की है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया। हो गया। यानी बच्चों, अब केशव बादशाह अकबर को नक्काशी सिखा रहा है। बादशाह अकबर को कह रहा है कि आपको ये जो मैंने नमूना बनाया है कोयले से, इस पर ही आपको छेनी हथौड़े का प्रयोग करना है। जैसे ही बादशाह अकबर ने छेनी उस पर रखकर हथौड़े से वार किया तो कटाव ज्यादा गहरा हो गया, क्योंकि वे अभी इस काम में अनुभवहीन थी, उन्हें जानकारी नहीं थी, इसलिए उनसे यह काम गलत हो गया था। अरे अरे नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़ी को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना किरणें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, कहा, जी हुजूर। यानी केशव अकबर को कह रहा है कि आपको ये काम बड़े ध्यान से करना है, आपको इस काम में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है और बिल्कुल ही सावधानी से इस काम को करें और आंखें बंद रखकर आपको ये काम करना है, क्योंकि पत्थर के जो कण हैं वो आंखों में जा सकते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती थी। यानी बच्चों, यहाँ पर अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केशव बादशाह अकबर को नक्काशी का काम सिखा रहा है और वह उन्हें इस तरह से काम को सिखा रहा है जैसे एक गुरु से। जब भी बादशाह अकबर छोटी सी भी गलती करते तो केशव को गुस्सा आ जाता है, जिस तरह एक गुरु को गुस्सा आ जाता है। तौरिया चढ़ जाना होता है, माथे में लकीरें आ जाना, गुस्सा आ जाना, झुंझला जाना। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। यानी बीच बीच में बादशाह अकबर भी केशव को पूछते रहते, क्या केशव मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? तब केशव कह देता, जहाँ आप ठीक हैं सही कर रहे हैं और जहाँ आपसे काम गलत हो रहा है तो आप काम को गलत कर रहे हैं। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संतरास उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। कौतूहल, माफ कीजिए। यानी बच्चों, अकबर और केशव अपने काम में इस तरह से व्यस्त थे कि उन्हें आसपास ये भी नहीं पता चल पाया कि सभी लोग उन्हें ही देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं या लग रहे थे। यानी बादशाह अकबर
जब केशव को काम करता हुआ देख रहे थे तो केशव अपने काम के साथ साथ उसमें कुछ नयापन भी जोड़ रहा था। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। यानी बादशाह अकबर केशव की हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसे हिम्मत दे रहे हैं, उसके काम की तारीफ कर रहे हैं। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। सल्तनत होती है बच्चों राज्य, जिस राज्य का वह राजा होता है। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संग तराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं बादशाह अकबर कि उनके काम को या वो जो उनके राज्य में सल्तनत में कार्य करता है वे सभी कामगार उनके यहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा, वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊंगा केशव। फिर तो पूरे दिन संतरासों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। बच्चों, जब आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो सभी आपको बड़े ही कौतूहल से देखते हैं और सभी का ये मन होता है कि आपने उनके साथ क्या बात की है या उन्होंने आपके साथ क्या बात की है। ऐसा ही केशव के साथ हो रहा है। सभी केशव को घेरे खड़े हुए हैं और केशव से पूछ रहे हैं कि आप, तुम्हारी और बादशाह अकबर की आपस में क्या क्या बातें हुई हैं। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरे में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में ही यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संत और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी। बच्चों, यहाँ केशव अपने पिता के साथ बात कर रहा है और पूछ रहा है कि बादशाह अकबर आगरा के शहर के कारण होते हुए भी वह ये सीकरी शहर क्यों बसवा रहे हैं, सीकरी शहर क्यों बनवा रहे हैं। तब उसके पिता ने बताया कि बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, संतान यानी बच्चा नहीं था, वह परेशान रहते थे। तभी उन्हें सलीम चिश्ती की दरगाह में जाने का मौका मिला। सलीम चिश्ती के पास जाने का मौका, वहां पर उन्हें पता चला कि उनकी तीन संतानें होगी। और ये किसने बताया? ये उन्हें सलीम चिश्ती ने बताया था। शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है।
प्यारे बच्चों, बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही सलीम रखा था। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है, हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। कैसे? उनीदी आवाज में बोला। उनीदी होता है आधी नींद में। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको यह पाठ बड़ा मजेदार लगा होगा और आपने भी इस पाठ से कुछ काम या कुछ बातें सीखी होंगी। बातें क्या थी? बातें थी कि कभी भी अपने काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, अपनी आयु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए और सभी कार्य में धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। तभी आपके कार्य की तारीफ होगी, तभी आपके कार्य की चर्चा होगी। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आप भी अपनी पढ़ाई में ध्यान रखेंगे और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, तभी आप एक दिन दुनिया में प्रसिद्धि पा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं इसके प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? इसका उत्तर है, अकबर एक अच्छे राजा थे, वे अपनी प्रजा से मिलते रहते थे, इसलिए अकबर पहरेदारों की दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी। बच्चों, क्योंकि बात अकबर की और केशव के बीच में हो रही थी, इसलिए अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी नहीं लगी, क्योंकि अकबर पहरेदारों से मिलते रहते थे। लेकिन आज वो केशव से मिल रहे हैं। इसमें प्रश्न 2 है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? इसका उत्तर है, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है कोई अमीर आदमी या प्रतिष्ठित आदमी। प्रश्न 3 है, खरगोश की सी कतार आंखें, पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण बताओ। बच्चों, इसका उत्तर है, शेर जैसी दहाड़, मौनी जैसी गर्दन, कोयल की आवाज, हिरनी सी चाल, हाथी जैसे मतवाली चाल। इसके बाद प्रश्न 4 है, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा? इसका उत्तर है, अकबर एक बहुत ही बड़े बादशाह थे। जब उन्होंने नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें इसी कारण संदेह भरी नजरों से देखा, क्योंकि वे एक बड़े व्यक्ति हैं और केशव को लगा कि वे छोटा सा काम क्यों करेंगे। उसके बाद प्रश्न है, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। इसका उत्तर है, केशव 10 साल का है, उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम में जुड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी उम्र के बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही ऐसे काम करने चाहिए। बिल्कुल ठीक बच्चों, अभी उसकी जो आयु है, उसकी उम्र है, पढ़ने की है, शिक्षा ग्रहण करने की है, उसकी आयु अभी कोई भी काम करने की नहीं है। लेकिन ये बात उस समय की है जब शिक्षा का अभाव था। आगे प्रश्न है, केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। उत्तर है, केशव सबसे कहता होगा कि मुझसे तो बादशाह मिलने आए थे, क्या तुम कभी बादशाह से मिले? उन्होंने तो मुझे शाबाशी भी दी है, क्योंकि मैंने उन्हें नक्काशी सिखाई है। यानी अकबर अपनी बातों को लोगों को समझा रहा है या बता रहा है कि मुझे स्वयं बादशाह अकबर मिलने आए हैं और उन्होंने मेरे मिलने के साथ साथ मुझे मेरे काम की बधाई भी दी है। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और साथ साथ आप इसके प्रश्न उत्तर भी समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अपनी पढ़ाई जारी रखें और जो भी समस्या आपको इसमें आ रही होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। देखो भाई, बनी नहीं, सो गया गला भी यार।